सोचिए, क्या हो अगर किसी देश की पूरी लीडरशिप को एक ही झटके में खत्म कर दिया जाए। जाहिर है उसे सरेंडर कर देना चाहिए, है ना? लेकिन क्या हो अगर वो देश पलटवार करे, और ऐसा पलटवार करे कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट ही आग की लपटों में घिर जाए। आज हम ईरान के इसी नामुमकिन से लगने वाले पलटवार की कहानी को समझेंगे। और यही सवाल असल में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। देखिए, मिलिट्री स्ट्रैटेजी के हर नियम के हिसाब से ईरान को तो घुटने टेक देने चाहिए थे। उसका नेतृत्व खत्म हो चुका था, लेकिन हो क्या रहा है? हम एक ऐसा पलटवार देख रहे हैं जिसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। तो आखिर ये हो क्यों रहा है? तो चलिए, सबसे पहले जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि वहां हो क्या रहा है और उस डर और अनिश्चितता को महसूस करते हैं जिसने पूरे मिडल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लिया है। देखिए, ये सिर्फ दो सेनाओं के बीच की कोई आम लड़ाई नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐसी आग है जो पूरे इलाके में फैल गई है। दुबई के ऊंचे ऊंचे टावरों से लेकर दोहा की बिजी सड़कों तक कोई भी खुद को महफूज महसूस नहीं कर रहा है, न सैनिक और ना ही आम लोग। और ये जो संकट है ना, ये सिर्फ खबरों के हेडलाइंस में नहीं है। ये उन परिवारों की कहानी है जो शायद छुट्टियां मनाने गए थे और अचानक खुद को एक वॉर जोन में फंसा हुआ पाते हैं। ये दिखाता है कि इस लड़ाई का इंसानी चेहरा कितना भयानक है। ईरान का जो पलटवार था ना, वो कोई एक जगह पर नहीं था। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये एक साथ 7 देशों में फैला एक बहुत ही प्लान किया हुआ हमला था। तेल अवीव से लेकर दुबई तक पूरा का पूरा रीजन हमलों की चपेट में आ गया और हर जगह अफरा तफरी मच गई। तो सवाल ये उठता है कि ये आग भड़की कैसे? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस तबाही को जन्म दिया? जवाब है ईरान के नेतृत्व पर किया गया एक बहुत ही विनाशकारी और सोचा समझा हमला। यहां एक बात समझनी जरूरी है, इस हमले का मकसद सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को तबाह करना नहीं था। ये एक डीकैपिटेशन स्ट्राइक थी, मतलब हुकूमत का सिर ही कलम कर देने की कोशिश। इरादा ये था कि ईरान की पूरी लीडरशिप को एक ही बार में खत्म करके उसे घुटनों पर ला दिया जाए। और इस हमले का असर सोच से भी ज्यादा विनाशकारी था। ईरान का पूरा कमांड स्ट्रक्चर, सुप्रीम लीडर से लेकर टॉप कमांडरों तक, सब एक ही झटके में तबाह हो गया। मतलब कागजों पर तो ये ईरान के लिए गेम ओवर जैसा था। अब देखिए, जब किसी देश का पूरा नेतृत्व खत्म हो जाए और सेना कमजोर पड़ जाए तो उसे सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा सवाल सामने आता है। एक ऐसा देश जिसका सिर ही काट दिया गया हो, वो इतनी ताकत से वापस कैसे लड़ सकता है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, एनालिस्ट की उम्मीद क्या थी कि ईरान तुरंत सरेंडर कर देगा और वहां की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आएगी। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल इसका उल्टा। सरेंडर की जगह पूरे इलाके में जवाबी हमले शुरू हो गए। तो इसका जवाब वो छिपा है एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी में जिसे दशकों से तैयार किया जा रहा था, और वो भी ठीक इसी तरह के बुरे से बुरे हालात के लिए। चलिए इसे समझते हैं। ईरान का जो जवाब था वो कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी 3 हिस्सों वाली योजना थी। पहला, सीधे अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला करो। दूसरा, दुनिया की तेल सप्लाई लाइन को चोक कर दो। और तीसरा, अमेरिका के सहयोगियों पर इतना दबाव बनाओ कि वो खुद अमेरिका से सीज फायर की मांग करने लगें। अब ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इसका राज है मोज़ेक डिफेंस सिस्टम में। अब इसे ऐसे समझिए, ईरान कोई एक बड़ा सा जीव नहीं है जिसका एक ही सिर हो, जिसे काट दो तो सब खत्म। बल्कि ये छोटी छोटी आजाद यूनिट्स का एक जाल है। अगर आप सेंट्रल कमांड को खत्म भी कर दें तो ये यूनिट्स अपने दम पर लड़ती रह सकती हैं। लीडरशिप पर हमले का मतलब ये नहीं था कि ईरान की ताकत खत्म हो गई थी। आज भी उनके पास 2500 से ज्यादा ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो 2500 किलोमीटर दूर तक निशाना लगा सकती हैं। यानी पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट उनकी रेंज में है। पर यह बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है। ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका और इजराइल के लाखों करोड़ों के डिफेंस सिस्टम को भी धोखा दे सकती है। वो क्या करते हैं कि एक असली मिसाइल के साथ कई सारी नकली मिसाइलें दागते हैं, जिससे दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। अब इस लड़ाई ने सिर्फ मिडिल ईस्ट में आग नहीं लगाई, इसने पूरी दुनिया को एक तरफ चुनने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए अब जरा ग्लोबल चेस बोर्ड पर नजर डालते हैं। इस लड़ाई ने ना दुनिया को साफ साफ 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी हैं,
और दूसरी तरफ रूस और चीन जो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और इन सब के बीच में भारत एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में है, जिसके इजराइल के साथ भी गहरे रक्षा संबंध हैं और ईरान के साथ भी जरूरी ऊर्जा संबंध हैं। और ये सब हमें वापस उसी शुरुआती सवाल पर ले आता है। मकसद था एक तेज, साफ सुथरी जीत और सरकार बदलना, लेकिन क्या इसका नतीजा ठीक उल्टा निकल गया? शायद सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमला करने वालों ने राष्ट्रवाद की ताकत को कम करके आंका। इतिहास हमें बार बार सिखाता है, चाहे वो इराक हो या लीबिया, जब किसी देश पर बाहर से हमला होता है तो अक्सर वहां के लोग, भले ही वो अपनी सरकार से खुश ना हों, बाहरी दुश्मन के खिलाफ एक हो जाते हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स अक्सर एक बात कहते हैं कि जंग शुरू करने से पहले ये नहीं पूछना चाहिए कि क्या हम जीत सकते हैं, बल्कि ये पूछना चाहिए कि ये जंग खत्म कैसे होगी, क्योंकि जिस लड़ाई का कोई एंड गेम न हो उसका अंजाम अक्सर बर्बादी ही होता है। और ये हमें एक बहुत ही हैरान कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या इस हमले ने ईरानी सरकार को कमज़ोर किया या असल में उसे बचा लिया? हमले से पहले सरकार अंदरूनी मुश्किलों का सामना कर रही थी, लेकिन इस हमले ने उसे लड़ने के लिए एक बाहरी दुश्मन दे दिया। तो ये सवाल उठना लाजिमी है, क्या इस हमले का असली मकसद वाकई में लोकतंत्र लाना था, या फिर असल मकसद तो इलाके में अपना दबदबा बनाना और एक दुश्मन को रास्ते से हटाना था? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसी जंग में जिसका कोई साफ विजेता नजर नहीं आ रहा है, असली हार किसकी हुई है? शायद सबसे ज्यादा नुकसान उस इलाके का, दुनिया की स्थिरता का और उन लाखों बेगुनाह लोगों का हुआ है